नमस्कार, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। एक बार फिर हमारे साथ हैं व्यालोक पाठक जी। दर्शकों, आइए व्यालोक पाठक जी का स्वागत कर लेते हैं। व्यालोक जी, राम राम, नमस्कार, स्वागत है आपका। दर्शकों, व्यालोक जी समय की कीमत इस कदर जानते हैं कि नमस्कार, प्रणाम वो सांकेतिक भाषा में करते हैं। म्यूट पड़ चुकी हैं, इसलिए म्यूट उन्होंने खोला नहीं। व्यालोक जी, मिलाड तो छुट्टी पे चले गए, 2 महीने की लंबी छुट्टी। छुट्टियाँ बहुत ज़रूरी हैं। हालाँकि इस देश में अगर कोई ये आरोप लगाए कि मिलाड काम नहीं करते तो ऐसा नहीं है। मिलाड जो है फांसी की सज़ा पाए अफ़ज़ल गुरु के लिए आधी रात में कोर्ट खुलवाते हैं, सुबह 6 बजे खुलवाते हैं, एसएमएस पर रिटे सुनते हैं, ईमेल पर रिटे सुनते हैं, तो तमाम तरह के काम करते हैं। उनके इसलिए उन्हें वंदन है, वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से लगातार अपनी पेरोल की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल को लोकतंत्र बचाने के लिए संज्ञान स्वतः ले लिया कोर्ट ने और उनको पेरोल पर रिहा कर दिया। लेकिन जिन शर्तों के आधार पर उनको रिहा किया, वो शर्तों की नाफरमानी तो वो लगातार कर रहे हैं। जैसे शराब घोटाले पे वो बात कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे इस तरीके की मतलब बात कह दी, इससे पहले वो और ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने कहा कि अगर इंडी सरकार की इंडी गठबंधन की सरकार अगर आ गई तो मैं 2 जून को अंदर नहीं जाऊंगा और अगर नहीं आई तो मुझे जाना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है कि सरकारें चलाती हैं सुप्रीम कोर्ट? क्या कहना चाहते हैं केजरीवाल? खैर, विलक्षण है केजरीवाल और उनका पूरा गिरोह। क्या सुप्रीम कोर्ट या देश की कोई कोर्ट अदालत की इज्जत इस केजरीवाल गैंग के सामने एकाध चवन्नी अठन्नी रुपये भर की बची रह गई है? और आखिर इसका स्वतः संज्ञान कब लेंगे सुप्रीम कोर्ट? देखिए, इस पूरे गिरोह की जो दिल्ली के ठग की पूरी मंडली है, उस पूरे गिरोह की नजर में मिलॉर्ड्स की कोई इज्जत नहीं है, 2 कौड़ी की भी नहीं है, आधे कौड़ी की भी नहीं। और इसका एक बड़ा प्रमाण मैं बताऊं, अभी केजरीवाल तक तो मैं बाद में जाऊंगा। सबसे बड़ा प्रमाण है आतिशी मार लेना। आतिशी मार लेना का आप याद कीजिए, चाहे वो संजय सिंह का मामला चल रहा हो, चाहे केजरीवाल का मामला चल रहा हो, चाहे सिसोदिया का मामला चल रहा हो। केजरीवाल का जब मामला चल रहा था तो आपको और दर्शकों को मैं याद दिलाऊं कि केजरीवाल ने 10-20 जगह मुकदमे कर रखे थे, लोअर कोर्ट से लेके, राउज एवेन्यू से लेके और तमाम दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह की कहीं से भी राहत मिल जाए, उसको पेरोल मिल जाए, जो आखिरकार उसको सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अब आतिशी मार लेना क्या करती थी? कोई भी सामान्य जो वकालत की जानकारी रखता है, मैं वकालत नहीं जानता हूं, लेकिन मेरी सामान्य जानकारी यह है कि जब कोर्ट फैसला सुनाती है, न्यायाधीश जब फैसला सुनाते हैं तो वो 3 बातें बताते हैं। पहली बात जो वादी ने कही, वादी के वकील ने कही, दूसरी बात जो प्रतिवादी ने कही, और तीसरी बात जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, और तब वो फैसला सुनाते हैं। इसीलिए कई बार फैसले जो होते हैं 700 पन्ने के, 800 पन्ने के, वो पूरा। आतिशी ने क्या किया है हमेशा कि उनके वकील ने जो जो बातें कही हैं उसको उसने कोर्ट की भाषा कोट अनकोट करके और भेजा है, और सामने बोला है, लगातार झूठ बोला है। उनके झूठ को कई बार चिन्हित किया गया है, लेकिन किसी भी न्यायाधीश की, किसी भी जज की मजाल नहीं हुई कि आतिशी मार लेना को कंटेम्प्ट का दोषी बना लें, आतिशी मार लेना के ऊपर कार्रवाई करवाएं, या आतिशी मार लेना को 2 शब्द ही कह दें। तो केजरीवाल तो खैर उस गिरोह का सरगना है। अब केजरीवाल की जो बात है, केजरीवाल ने कल जिस तरह से धज्जियां उड़ाई हैं, उससे साफ लग गया है कि सुप्रीम कोर्ट और उसका न्याय किसी रक्काशा के पांवों में पड़े पाजेब की तरह है, जिसको जब मन आता है ये घुंघरू से पैसों की थैली फेंक कर नचवाता है, बजवाता है और चलाता है। क्योंकि छोटी छोटी बातों पर स्वतः संज्ञान लेने वाला यह सुप्रीम कोर्ट अभी तक खामोश है, जबकि केजरीवाल ने किसी बंद कमरे में यह बात नहीं कही है, अपने 5-6 लोगों के बीच नहीं कही है, उसने सार्वजनिक मंच पर कहा है, सार्वजनिक तौर पर कहा है
और वह बात पूरी दुनिया में घूम रही है, लेकिन वह किसको नहीं दिखाई दे रही है? हमारे मियां लॉर्ड्स को, और बाकी पूरी दुनिया को दिखाई दे। जी बिल्कुल, आपने एक जो बात कही घुंगरू सेठ वाली शब्दावली के हवाले से, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसने मेरे प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया। मैं ये प्रश्न लेके आपके सामने आने वाला था कि अगर सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट के जजेस की कोई इज्जत केजरीवाल गैंग के पास नहीं है, तो उसकी वजह क्या है? वो वजह तो आपने खोल दिया। क्या ये अस्तर हो गया है? और साफ दिखाई दे रहा है वो। ये स्तर हो नहीं गया है, ये स्तर है ही। दिक्कत ये है कि अब किसी के भी काले कारनामे, चाहे वो काले चोगे में छुपे हों, वो बालों का जो स्टाइल ये लोग इंग्लैंड वाला लगा लेते थे, लेकिन इन लोगों को अभी ये भी समझ में नहीं है कि इंग्लैंड में वो जो चोगा पहनते थे वो जुओं से बचने के लिए पहनते थे। भारत का वातावरण बहुत सही है भाई, यहाँ ठंड नहीं पड़ती है उतनी जबरदस्त, तो यहाँ वो लगाने की जरूरत नहीं है। अब हुआ यह है कि सूचना क्रांति के इस दौर में सारी सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं, वरना सुप्रीम कोर्ट तो वो है जो चेंबर में जज बनाने वाले लोगों को, अभिषेक मनु सिंघवी को अभी भी न केवल वकालत करने की इजाजत दे रहा है, बल्कि उसी को कह रहा है कि अरे आप कहाँ टाइम वाइम लेने आइएगा महाराज, एक मेल कर दीजिएगा, हो जाएगी बात। जैसे जो दो दोस्त नुक्कड़ चाय की दुकान पर चाय पीने गए हों और फिर से एक बार फिर मैं ये लत लगवाई गई है हमारे प्रथम प्रधानमंत्री दुर्घटनावश हिंदू जवाहरलाल नेहरू के जमाने में, उन्होंने इस पूरे सिस्टम की ऐसी तैसी की कि कोई दोस्त उनका, समझिए कि उनको पसंद है कोई दोस्त, तो चलो तुम जज बन जाओ, तुम किसी देश के राजदूत बन जाओ। उनकी बिटिया ने तो और बड़ा कांड किया 60-70 के दशक में, तो एक महान्यायाधीश ऐसे भी थे जिन्होंने वकालत ही नहीं की थी। थोड़ा सा गूगल करें दर्शक, समझ जाएंगे और वो पूरा मामला आपके सामने हो जाएगा। इस देश ने कैसे कैसे दुष्कर्म झेले हैं अपनी छाती पर, इसका कोई ठिकाना नहीं है। और कहने को ये लोग न्याय देते हैं, कहने को ये लोग सबसे बड़े पट्टा पहने हुए हैं, कहने को ये लोग किसी को बोलने नहीं देते हैं, और मैं और आप लगातार बोल रहे हैं। हो सकता है कि इनका कोई अगेलू भगेलू चमचा वमचा आए और हम लोगों पर कंटेम्प्ट का मुकदमा कर दे, लेकिन वो देखा जाएगा, वो कर लेंगे, वो ठीक है कर लें। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि बात केवल केजरीवाल या इसकी नहीं है। जो अभिषेक मनु सिंघवी अपने चेंबर में जज बना रहा था, आप उसको केवल वकालत नहीं करने दे रहे हैं, उसका आपने कद इतना ऊंचा कर दिया है कि उसके चलते आम आदमी पार्टी में झगड़ा हो गया। स्वाति मालीवाल का पूरा झगड़ा क्या है कि भाई उस जज ने हमको छुड़वाया है, तुम तो अमेरिका जाके बैठ गई थी जी, तुम तो एको को ट्वीटो नहीं की, तो चलो राज्यसभा से इस्तीफा दो। यही तो भाई, यही तो बात थी जो विभव कुमार भी कह रहा है कि तुम हमारी बात मानोगे नहीं, और उसके बाद हिंदी में 2-4 और अच्छे शब्द जो उसने कहे हैं। तो ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का पहली बार ये नहीं हुआ है, वो लगातार चला आ रहा है। दिक्कत अब ये हो गई है कि जनता के पास सारी जानकारी पहुंच रही है और जनता अब इनसे डर वर नहीं रही है। इन लोगों ने जो एक छद्म फैला रखा था कि ये लोग महामानव हैं, फलाने हैं, ढिमकाके हैं, इनको अलग रास्ता चाहिए, वो अब टूट रहा है। और इसीलिए जनता अब इनको लगातार जस का तस दे ही रही है। कल हम लोगों ने देखा है कि एक जस्टिस साहब का नाम लेकर जनता ने उनको कितनी बढ़िया बढ़िया उपाधियां दी हैं और सुनाया है। बिल्कुल बिल्कुल गहलोत जी। अच्छा, एक चीज जो अब समझ में आ रही है और नजर आ रही है, जरा उस पर मैं चाहूंगा कि आप उसको एड्रेस करें। आपने ये ध्यान दिया कि जैसे ही पेरोल पर केजरीवाल बाहर आता है, मैं दर्शकों, अगर आते हैं की जगह आता है निकल गया तो ठीक है, अरविंद केजरीवाल किस स्तर की भाषा का इस्तेमाल करते हैं प्रधानमंत्री के लिए और बाकी लोगों के लिए, उसके जवाब में अभी मैं काफी संयमित भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं उनके लिए। तो एक चीज आपने देखा, मीडिया में राहुल गांधी का टकाटक 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 ये सब चल रहा था।
दिल्ली में एक दिन में 2 जनसभाएँ थी राहुल गांधी की और अरविंद केजरीवाल की। राहुल गांधी की जनसभा में केजरीवाल को मंच पर नहीं बुलाया गया, क्या वो जॉइंट रैली होने ही नहीं दी गई और केजरीवाल की रैली में राहुल गांधी नहीं नजर आए। यहाँ मीडिया का खेल अगर आप देखिएगा तो जैसे ही ये बंदा बाहर आता है, चुनाव के मौसम में अचानक राहुल गांधी पार्श्व में चले जाते हैं और अरविंद केजरीवाल आके छा जाता है। ये जो मीडिया, कोर्ट और उसके साथ केजरीवाल के जो विदेशी ताकतों से जो संबंध है, ये पूरा ऐसा कौन-सा खेल है? क्या जो आका है, जिसको कि बहुत सारे लोग डीप स्टेट कहते हैं और तमाम चीज़ें कहते हैं, राहुल गांधी से निराश हो गया है और अब वह अरविंद केजरीवाल की जो गिरती हुई हालत है, उसको थामने की कोशिश कर रहा है और जैसे कहते हैं कि एक रीशेपिंग उसकी करने का प्रयास कर रहा है, जिसमें भारत की मीडिया भी अक्षरशः उसका साथ दे रही है। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि मैं पेशे से पत्रकार हूँ, तो मैं अपने पेशे पर क्या कहूँ, लेकिन मैं बस हँस देता हूँ। इससे आपको मेरा दुख और मेरा दर्द समझ में आ सकता है कि मीडिया की जब आप बात करते हैं, भला हो तकनीक का, भला हो फेसबुक का, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का और तमाम चीज़ों का, कि ये सारे भ्रम टूट गए, सारे दरगाह टूट गए। जो इन लोगों ने एक लाइन लिखी थी ना कि मठों मंदिरों को तोड़ना होगा, तो मठ मंदिर भी क्यों टूटे भाई? दरगाह और मस्जिदें टूटे, चर्च टूटे, है ना? तो वो सब टूट गए और सारे देवी हुँ। देवताओं, जितने भी इनके आका वाका थे, सबकी मूर्तियां खंडित हो रही हैं। तो अब मीडिया के बारे में इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, क्योंकि मेरी रोजी, मेरा पेशा तो वही है। डीप स्टेट का जहां तक सवाल है या इनके आकाओं का, तो वह किसी एक व्यक्ति पर कभी भी दांव पूरा नहीं लगाता है, क्योंकि उसको पता है हुँ। कि कहीं ना कहीं ये घोड़ा अगर चलेगा, नहीं चलेगा, तो वो हमेशा अपने विकल्पों में 2-3 लोगों को तैयार रखता है। अभी जैसे आप देखिए कि दिल्ली में एक और व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, जिस पर अभी 2 दिन पहले हमला हुआ है, और हो सकता है कि उस पर भी कुछ दांव लगाया हो डीप स्टेट ने, क्योंकि पैसे-वैसे की कमी नहीं है या जो भी है। लेकिन खैर, केजरीवाल जब बाहर निकलता है, तो ज़ाहिर तौर पर केजरीवाल के बाहर निकलने और उसके मुख्यमंत्री बनने की कहानी आज की नहीं है। आप हुँ। याद कीजिए कि जब वो परिवर्तन एनजीओ था, जो एनसीआरएफ था, जो कबीर था, तब से जो इनका और मनीष सिसोदिया का साथ है। और मैं बार-बार ये कहता हूँ कि स्वाति मालीवाल इनको इतने हल्के में नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि स्वाति मालीवाल योगेंद्र यादव नहीं है, आनंद कुमार नहीं है, कुमार विश्वास नहीं है और आशुतोष भी नहीं है। स्वाति मालीवाल इस कंपनी की सीईओ है और वो लगातार हर एक वह राज जानती है जो केजरीवाल के दामन में दफन है, सीने में दफन है। और ये पूरा झगड़ा इसीलिए हो रहा है कि मेरा अधिकार तुमने किसी और को क्यों दे दिया और तुमने मेरे लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ी। इसके अलावा जो पासवर्ड्स का खेल है, जो क्रिप्टो करेंसीज है, और वो सब सारी बातें अलग रहने दीजिए, लेकिन कुल मिलाकर झगड़ा इतना ही है। और जो आपने बात मुझसे पूछी है कि क्या स्तर इतना आ गया है या दूसरा घोड़ा अब तैयार किया जा रहा है, तो राहुल गांधी को तो भाई लोगों ने पीएम बना दिया है। आप देखिए, मतलब आप अगर मीडिया को देखें तो ये तय है कि मोदी जी की सरकार चली भी गई है और राहुल गांधी पीएम बन गए हैं। बस अब विभागों का बंटवारा होना है और उसके बाद पत्रकारों के वे स्वर्णिम दिन आ जाएंगे जब वो बाकायदा एक दिन पहले कह देंगे कि फलाने को वित्त मिलेगा। मोदी जी से, मोदी जी से क्या दिक्कत है पत्रकारों को, मुझे बताइए। भाई किसी पत्रकार की नौकरी ले ली, क्या कर दी? और इसमें आपके मित्र रवीश कुमार और अजीत अंजुम जैसों का मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि वो लोग जो हैं उस पर मैं जाऊंगा तो मेरा भी मूड खराब होगा, दर्शकों का भी मूड खराब होगा। आपके मित्र हैं, आप जाने। पत्रकारों से सबसे बड़ी चीज जो मोदी जी ने छीनी है, वो क्या छीनी कि अब आप नीति नियंता नहीं है। अब आप प्रधानमंत्री के
जहाज में सफर नहीं कर रहे हैं, उसमें केवल दूरदर्शन और आकाशवाणी का क्रू जा रहा है। और अब आप एक दिन छोड़िए, 5 मिनट पहले तक ये नहीं बता सकते हैं कि कौन मिनिस्टर बन रहा है, और आपने जितनी बार ये कोशिशें की हैं उतनी बार आपकी भद्द पिटी है। लेटेस्ट एग्जाम्पल 3 राज्यों के मुख्यमंत्री का है, जहां भाई लोगों ने पता नहीं किस किस को बना दिया, और जब तीनों नाम आए तो किसी के पैर के नीचे धरती नहीं बची थी। और मैं तो इनकी दाद देता हूं कि 10 वर्षों से रोज ये लोग लात घूसा खा रहे हैं, लगातार खा रहे हैं, फिर भी ये भविष्यवाणी करने से बाज नहीं आते हैं। आलोक जी, आप एक स्वनामधन्य पत्रकार हैं, आप उस पेशे में हैं। आप ये बताइए, आपने पिछले 10 सालों से पत्रकारिता जगत के सूत्र आधारित पत्रकारिता का खात्मा कर दिया है, तो ये दर्द क्यों नहीं होगा? सूत्र शब्द का जो एक मिलता जुलता एक दूसरा शब्द है, आपने हालत वो बना दी। जब सूत्रालय समाप्त हो गया, तो आप ये बताइए, मीडिया मीडिया परेशान ना हो तो क्यों ना हो भाई? ये एक बहुत बड़ी क्षति हुई है भाई मीडिया की। तो मैं तो मानता हूं, मैं तो आपकी बिरादरी से संवेदना रखता हूं साहब। वही बात है कि एक तो सूत्र आधारित पत्रकारिता खत्म हो गई, दूसरे जो ये लोग वाडिया, नाडिया, राडिया वगैरह के साथ मिलकर, फ्राडिया के साथ मिलकर जो ये लोग मंत्रियों का बंटवारा करते थे, मंत्रालयों का बंटवारा करते थे, वो चीज खत्म हो गई। और उन लोगों को आज हमारे आपकी तरह एक मोबाइल लेकर मोजों पर उतर जाना पड़ रहा है कि मोबाइल जर्नलिज्म कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन मैं एक गंभीरता से, अगर आप गंभीरता से देखें तो मोदी सरकार वो है जो तानाशाही के तमाम आरोप लगने के बावजूद इस सरकार ने 10 वर्षों में एक भी सरकार को बर्खास्त नहीं किया, 356 का कोई दुरुपयोग नहीं किया, और किसी पत्रकार के साथ कोई गलती नहीं की, कोई ज्यादती नहीं की। अगर आपको काम नहीं आता है, आपके शो पर टीआरपी नहीं आ रही है, तो आपको आपके मालिक ने निकाला है। उसके लिए अमित शाह को और मोदी जीवा को फोन करके कहने की जरूरत नहीं है कि अरे यार इसको निकालो या इसको हटाओ, क्योंकि आपके बदले जो लोग आए हैं वो भी उतने ही स्वनामधन्य हैं, वो भी उतने ही महान है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, ये नाखून कटा के शहीद होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर से वापस अपनी बात को समेटते हुए ये कहता हूं कि मीडिया का दर्द अलग है और केजरीवाल गिरोह का दर्द अलग है। और इसमें जो हम लोग अभी जो हमने बात शुरू की थी कि आखिर माय लॉर्ड्स कब संज्ञान लेंगे, तो वो संज्ञान नहीं लेंगे, क्योंकि 5 करोड़ मुकदमे देश में लंबित हैं। केवल सुप्रीम कोर्ट में मुझे लगता है कि 80 लाख से 1 करोड़, और ये संख्या बढ़ती जा रही है। और ये वो सुप्रीम कोर्ट है जहां सामान्य आदमी पहुंच नहीं सकता। सामान्य आदमी छोड़िए, मैं और आप नहीं पहुंच सकते हैं साहब। अगर वहां के किसी धुरंधर वकील का साथ ना हो तो मैं और आप वो लिख नहीं सकते हैं। जिस तरह का प्रोफार्मा होता है, जिस तरह का पिटीशन होता है, जो भाषा होती है, हम और आप नहीं लिख सकते हैं। सिंपली अपना केस पुट अप नहीं कर सकते हैं। इसके बावजूद इनकी ऑडेसिटी देखिए कि ये 2 महीने की छुट्टी पर जाते हैं, और ये बीच बीच में, और अगर बीच में याकूब मेनन जैसा कोई कांड ना हो, तीस्ता सी तलवार जैसी कोई महिला ना हो जिसको फोन पर ही जमानत देनी हो, तो उसके अलावे ये जागते भी नहीं है। लेकिन इनकी ऑडेसिटी देखिए कि ये न्यायपालिका को छोड़कर ये विधायिका में टांग अड़ाएंगे, कार्यपालिका में टांग अड़ाएंगे, ये सब चीजों में टांग अड़ाएंगे और हर एक चीज पर इनकी राय रहेगी। अपना दामन बस ये नहीं देखते हैं कि तुम्हारे दामन में कितने छेद हैं मियां लॉर्ड, यह तो देख लो। 30-35 परिवारों ने मिलकर पूरे देश की न्याय व्यवस्था को बंधक बना रखा है। आपकी कोई परीक्षा नहीं होती है। और जो लोग मुझे सुधारेंगे, कहेंगे कि नहीं भाई लोअर कोर्ट में ये एक जुडिशियल सिस्टम है, मुझे जरा बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में उस परीक्षा के मार्फत कितने जज आए हैं? एक भी जज शायद नहीं आया है अभी तक। और शायद मैं इसलिए लगा रहा हूं कि कहीं गलती से किसी का भतीजा होगा तो किसी को ले लिया होगा, वरना तो यही चलता है ना कि अवनीश जी के
भतीजे हैं तो व्यालोक जी रख लेंगे, व्यालोक जी के भतीजे हैं तो अवनीश जी रख लेंगे। और कई बार तो 5-5 साल ये लोग कोई नाम रिकमेंड नहीं करते हैं कि थोड़ा बाबू मेरा छोना मेला थोड़ा बला हो जाएगा, कुछ दिन प्रैक्टिस कर लेगा तो उसको जज बना देंगे। मतलब मजाक बना रखा है आपने यार। न्यायाधीश, न्याय, इसकी संकल्पना, इस शब्द से आपको डर नहीं लगता? लरजती नहीं है आपकी जुबान केवल ये करने को कि फलाना बाबू बड़ा हो जाए, कुछ दिन प्रैक्टिस कर ले, न्यूनतम, और न्यूनतम योग्यता भी नहीं आप लोग पूरी करते हैं, न्यूनतम अर्हता पूरी नहीं करते हैं साहब। और जब न्यायिक सुधारों की बात हो जाती है तो आप सबसे पहले वहां जाके और स्वनामधन्य बन जाते हैं और आप कहते हैं कि हमारे ऊपर आप हमला नहीं कर सकते। क्यों? आप कौन है साहब? आपके ऊपर हमला नहीं कर सकते, आपसे जवाब क्यों नहीं लेंगे? आप जनता के तो नौकर हैं, हमारे तो नौकर हैं। यस व्यालोक जी, अब मुझे लगता है कि यह देश उस मुहाने पर खड़ा है जहां इनको ये समझाया जाएगा कि आप जनता के सेवक हैं, जनता के मालिक नहीं हैं। और ये 2 महीने की छुट्टी, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं साहब, आप काम करने के लिए रखे गए हैं, मोटी तनख्वाहें लेते हैं आप, अच्छी सुविधाएं लेते हैं आप काम करने के लिए हैं, आप प्राइमरी स्कूल नहीं खोल के बैठे हुए हैं कि 2 महीना बच्चों की छुट्टी हो जाती है। क्या मजाक है ये? इसलिए मुझे लगता है दर्शकों कि अब इस देश को एक अस्थायी न्यायिक सुधार की जो आवश्यकता है और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से एक बड़ी संख्या चुनाव में घोषित कर चुके हैं कि हमें इतनी सीटें चाहिए, एनडीए को 400 पार की, और ये साफ साफ बात होनी चाहिए। हमने डेमोक्रेसी के जिस सिस्टम को अपना रखा है, हम कोई भी देश में बदलाव चाहेंगे और बदलाव अगर लाना है तो उसके लिए हमको इसी डेमोक्रेटिक सिस्टम से चलना होगा। हम एक ऐसी सरकार चुनेंगे, इतने भारी मत से चुनेंगे, उसको इतनी भारी संख्या देंगे जब, तब वो इस तरह के कोई आमूलचूल परिवर्तन करने की स्थिति में होगी। इसीलिए संभवतः अगर कोई इसको बड़बोलापन माने और कोई इसको अवमानना माने, मुझे और व्यालोक जी को इसकी तो कौड़ी की चिंता नहीं है, क्योंकि आपकी इज्जत एक पार्टी, एक गिरोह की नजर में 2 कौड़ी की नहीं है, और इस देश की जनता की नजर में भी मिलॉर्ड्स आपकी इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं है। मैं निवेदन करूंगा आप सभी से, और देश जिस तरफ बढ़ रहा है वो साफ रास्ता है कि अब इनका अस्थाई इलाज, जी हां मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं व्यालोक जी, अस्थाई इलाज, परमानेंट इलाज इनका होना नितांत आवश्यक है। ये देश मजाक नहीं बनने दिया जाएगा। 141 करोड़ लोगों के नौकर हैं आप, किस घमंड में हैं? अरे साहब आपसे सवाल ही नहीं, ये उट्टी छुट्टी सब बंद कीजिए, 24 में 26 घंटे काम कीजिए कायदे से, और तब तनख्वाह मांगिए और सुविधाएं लीजिए। व्यालोक जी, ये साफ दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल और उनके गिरोह की नजर में सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट हो, उसकी इज्जत 2 कौड़ी से ज्यादा नहीं है, 2 कौड़ी की भी नहीं है, बेहतर यह है कहना। लेकिन हर चीज पर स्वतः संज्ञान लेने वाले अब कहीं बिहार कर रहे होंगे, कहीं छुट्टियां मना रहे होंगे, संज्ञान कब लेंगे ये ईश्वर जाने। लेकिन हमें अपने लोकतंत्र पर भरोसा रखना चाहिए कि जब 2024 की सरकार वापस आएगी अगले टर्म में, तो निश्चित वो भारी संख्या इस बात का प्रतीक होगी और इस बात का पुख्ता प्रमाण होगी कि अब यह देश कड़े बदलाव चाहता है। व्यालोक जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।